नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। और यदि आप सीटेट एग्जाम या फिर यूपी टेट या फिर किसी भी टीईटी एग्जाम में, जैसे हरियाणा टेट हो गया, सीजीटीईटी हो गया, किसी भी टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो जिसमें ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हो या फिर पर्यावरण शिक्षण के भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हो, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ पर आपके सिलेबस पर आधारित रखे हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस सेट मोस्टली सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो आपकी दिसंबर में सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन मोड में जो आयोजित की जाएगी उसी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर पत्थर की लकीर साबित होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझते चलना है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो देखिए, कमेंट करने से आप यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ें आपको यहाँ यहीं पर याद होती जाएंगी। आपको अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, पहला प्रश्न इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका एक एक शब्द आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। और जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी पर बिल्कुल आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं और इसका आप जब तक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिएगा कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि कश्मीर में घरों के दरवाजे और जो खिड़कियां होती हैं उन पर जो खूबसूरत चाप होता है उसको क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं, डोंगा कहते हैं, या फिर लेखा कहते हैं, या फिर मेहराब कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दूं, यदि आपने इस प्रश्न को समझ लिया तो आपके 1 से 2 नंबर बिल्कुल यहाँ पर निश्चित रूप से आपके सीटेट में कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए समझिएगा इसको। पहले हम एक एक चीज को यहाँ पर पहले देखिए, इसका आंसर लगाएंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर विधिवत तरीके से सभी चीजों को यहाँ पर समझाऊंगा। तो देखिए, जो कश्मीर के जो घर होते हैं उनके जो दरवाजे और खिड़कियां होती हैं उन पर क्या है, एक खूबसूरत आपको डिजाइन देखने को मिलेगी। वो डिजाइन कहलाती है मेहराब बोलते हैं उस डिजाइन को क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथे के साथ में बिल्कुल हमारा राइट आंसर चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो कश्मीर के घर होते हैं, जो उनके दरवाजे होते हैं, वो जो खिड़कियां होती हैं, उस पर जो खूबसूरत डिजाइन बनी होती है उस डिजाइन को बोलते हैं मेहराब बोलते हैं। तो आपको इतना पॉइंट यहाँ याद रखना है। इसके बाद देखिए, खत्म बंद यहाँ पर आपको समझना है, डोंगा समझना है और लेखा भी आपको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि खत्म बंद होता क्या है। तो देखिए, जो आप जम्मू कश्मीर यदि आप कोई भी गया हो तो वहां पर देखिए हाउस बोट होती है, जिसमें क्या है, तैरता हुआ जिसको घर बोलते हैं, जो हाउस बोट होती है उस पर घर बने होते हैं, जिसमें क्या है, कुछ परिवार वहां पर रहते हैं। तो देखिए, जो घर होते हैं या हाउस बोट होती हैं, या फिर देखिए कुछ कश्मीर के बड़े घर होते हैं, उसमें जो छत होती है उसमें जो लकड़ी लगी होती है और लकड़ियों पर जो सुंदर क्या है, नक्काशी होती है, जिसको डिजाइन बोलते हैं। तो सुंदर जो लकड़ियों पर क्या होती है, लकड़ी पर, याद रखना है, जो लिखता जा रहा हूं एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो लकड़ी पर जो सुंदर आपको नक्काशी देखने को मिलेगी जिसको डिजाइन बोलते हैं, तो उस नक्काशी को बोलते हैं क्या, खत्म बंद बोलते हैं। याद रखना है। जो देखिए, जो हाउस बोट होती हैं, जो तैरता हुआ मकान होता है, या फिर देखिए जम्मू कश्मीर के कुछ घर हैं, उनमें क्या है, जो छत होती है, उनकी छत में जो लकड़ी लगी होती है, उस लकड़ी पर सुंदर आपको नक्काशी देखने को मिलेगी, या फिर जिसको डिजाइन बोलते हैं, एक सुंदर डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, उस डिजाइन को बोलते हैं खत्म बंद बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, जिसमें क्या है, एक तरह का पैटर्न होगा और ये क्या है, जो आरा पहेली होती है ना, उसके समान दिखती है ये डिजाइन।
किसकी तरह दिखती है? आरा पहेली की तरह दिखती है। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और सभी देखिए यहाँ पर पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो डोंगा हो, लेखा हो, मेहराब हो या खत्म बंद हो, सभी प्रश्न यहाँ पर देखिए सीटेट में बने हुए हैं। तो आपको निश्चित रूप से समझना है। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि यहाँ से एक प्रश्न यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको निश्चित रूप से आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसके बाद अब डोंगा समझते हैं कि डोंगा आखिर होता क्या है। तो देखिए मैंने जैसे बताया है कि देखिए जो श्रीनगर है, जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, उसमें कई परिवार क्या होते हैं? डोंगा में रहते हैं। डोंगा क्या है? एक तरह की देखिए नाव है जिसमें तैरता हुआ एक प्रकार का मकान, जो मकान है ना, हमारे जो घर होते हैं, उसी प्रकार का घर किसमें बनाया जाता है? नाव में बनाया जाता है। और वो क्या करता है? तैरता रहता है। तो कई परिवार भी हैं ऐसे वहां के जो इस डोंगे में क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो डोंगा क्या कहलाता है? आपको याद रखना है, एक प्रकार का तैरता हुआ घर है, एक प्रकार का तैरता हुआ घर। तैरता हुआ घर क्या कहलाता है? डोंगा कहलाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जो नाव है, नाव में वो घर बना हुआ है और वो क्या है? नाव लगातार तैरती रहती है। यदि आपसे पूछता है कि कहाँ पर तैरती रहती है, तो आपको याद रखना है जो जम्मू कश्मीर की जो डल झील है ना, और झेलम नदी, उसमें क्या है? आपको ये सभी चीजें वहां पर तैरता हुआ जो नाव है, जो डोंगा है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें कई परिवार निवास भी करते हैं, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, लेखा की बात करते हैं। तो देखिए लेखा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखिए लेखा को हम बिल्कुल विधिवत तरीके से यहाँ पर समझते हैं। पहले तो आपको याद रखना है एक शब्द यहाँ पर, रेबो। क्या शब्द याद रखना है? रेबो। रेबो क्या है? जो चांगपा जनजाति है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जो चांगपा जनजाति है, उनके जो घर होते हैं उनको बोलते हैं रेबो। वो क्या है? जो घर है उनका, वो क्या है? एक तंबू के आकार का घर बना होता है, जिसमें क्या है? बड़े आकार का, आपको एक शंकु के समान देखा, जो शंकु देखा है आपने? शंकु किस प्रकार का होता है? ऊपर होता है पतला पतला और नीचे होता है गोल गोल होता है। तो जो तंबू है वो रेबो है, जो वो क्या है? एक तंबू के समान एक घर है, जो क्या है? तंबू बने होते हैं, जो शंकु के आकार का होता है। जो देखिए याक के बालों की बनी क्या है? जो याक के बाल होते हैं, जो याक भेड़ होती है, उसके बालों की जो होती है ना, उसके बालों की पट्टियों से बना होता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किसके बालों से ये जो रेबो घर हैं वो बनाए जाते हैं? तो याक के बालों से बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए बहुत ही मजबूत होते हैं। और जो वहाँ की भेड़ है, याक है, उसके क्या है? बालों से बना होता है। तो जो जम्मू कश्मीर में आपने देखी होगी, वहाँ पर ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है, तो ये क्या करते हैं? ऊष्मा प्रदान करते हैं, गर्माहट पैदा करते हैं, जिससे क्या है? ठंड से वो लोग बचे रहते हैं। अब देखिए आपने कहा है कि सर ने लेखा तो बताया ही नहीं है। तो देखिए जो रेबो होता है, रेबो के बाहर, रेबो में तो देखिए आदमी रहते हैं, जो वहाँ के जो जनजाति है, जो चांगपा जनजाति है, उनके निवास स्थान तो रेबो है। लेकिन जो रेबो के बाहर वाला एरिया होता है, जो तंबुओं के बाहर वाला एरिया होता है, जिसमें वो बकरियां और भेड़ों को रखने के लिए स्थान दिया जाता है, जो उनकी बकरियां हैं और जो भेड़ों का जो पालन करते हैं, उनको रखने का स्थान कहलाता है लेखा कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि जो रेबो के बाहर का स्थान है, रेबो में तो रहती है चांगपा जनजाति, लेकिन जो रेबो के बाहर का स्थान है, जिसमें वो बकरियों को बांधते हैं, भेड़ों को रखते हैं, वह स्थान कहलाता है लेखा कहलाता है। तो देखिए चारों शब्द मैंने आपको यहां पर बिल्कुल विधिवत तरीके से समझा दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि बिल्कुल निश्चित रूप से यहां से आपको एक प्रश्न 100% मिलेगा। तो चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि डोंगा क्या है। देखिए मैंने प्रश्न भी यहां पर लिया है, क्योंकि आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने यहां पर आपको दिखाने के लिए ये प्रश्न रखा है कि ये प्रश्न भाई आपके सीटेट एग्जाम में बना हुआ है। चलिए तो देखिए मैं डोंगा आपको समझा चुका हूं कि देखिए क्या कहलाता है डोंगा, नियमित और तैरता हुआ घर है। तो यहां पर बिल्कुल पहला ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये घर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? जो जम्मू कश्मीर की डल झील है, डल झील में आपको देखने को मिलेगा, या फिर झेलम नदी में आपको देखने को मिलेगा। आपको याद रखना है ये सभी। देखिए लकड़ी पर जो सुंदर नक्काशी थी, जो लकड़ी पर सुंदर नक्काशी थी, उसको हमने क्या कहा था?
खत्म बंद कहा था, आपको याद रखना है। क्या बोला था मैंने? खत्म बंद हो बताया था। जो देखिए जो छतों में जो उनकी लकड़ी लगी होती है उसमें क्या है, जो आरा पहेली की समान जो क्या दिखाई देती है उसको क्या है, लकड़ी पर जो सुंदर डिजाइन बनी होती है उसको बोलते थे क्या, हम खत्म बंद बोलते थे। जो चांगपा के जो देखिए तंबू है उनको क्या बोलते थे, रैबो बोलते थे। और जो बकरी के लिए जो आश्रय प्रदान करते थे, जो बकरी को रहने के लिए और भेड़ों के रहने के लिए स्थान थे, उनको क्या कहते थे, लेखा कहते थे। देखिए मैंने आपको समझाया है अभी विधिवत तरीके से। देखिए इसके बाद जो मैंने क्लियर किया है, आप इस प्रश्न को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है, यह भी आपका आया हुआ प्रश्न है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला कह रहा है कि नामदफा टाइगर रिजर्व है, दूसरा कह रहा है कि मानस टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, इंद्रावती या फिर पीलीभीत। तो आपको बताना है कि देखिए ऐसा एक कौन सा टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए पहला देखते हैं, जो नामदफा है वो अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है इसको। मानस की बात कहते हैं तो मानस हो गया, नामेरी हो गया, ये असम के टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इंद्रावती की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ में। और यदि आपसे पूछता है, देखिए कि जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है इसको क्या बोला जाता है, इस पर कौन सा जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए चित्रकूट जलप्रपात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। और जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे और जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती होगी वो सभी प्रकार के प्रश्न मैं यहाँ पर आपको बताता चलूंगा। अब देखिए जो पीलीभीत है वो आपको उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथे के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका सही आंसर चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपी टेट देंगे, तो देखिए आपसे पूछ सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और किस जिले में है। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले में आपको ये राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, देखिए एक और प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल याद रखना है। जितने भी मैं इंपोर्टेंट लगवाता जा रहा हूं वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इसको। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में जो नर मधुमक्खियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उसको राजा कहा जाता है, उसको कार्यकर्ता कहा जाता है, या फिर ड्रोन कहा जाता है, या फिर रानी कहा जाता है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए रानी मधुमक्खी होती है जो क्या करती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो पूरे समूह का क्या करती है, नेतृत्व करती है। लेकिन जो ड्रोन है वो नर मधुमक्खी होती है, उसको ड्रोन कहा जाता है। तो तीसरे के साथ में इसका ऑप्शन सही आंसर चला जाएगा, तीसरे ऑप्शन के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा। अब देखिए जो नर मधुमक्खी है ना वो आपके सीटेट एग्जाम के लिए राजा है भाई, सीटेट एग्जाम के लिए राजा है। एग्जाम हमारा देखिए जो सही आंसर है वो तो ड्रोन हो जाएगा, लेकिन राजा कैसे है मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से। किस प्रकार का बनता है? देखिए कारण कथन में भी पूछ लिया जाता है कि देखिए, तो यहां पर जो नर मधुमक्खी है उसको आपको याद रखना है। देखिए यदि आपसे पूछता है कि नर मधुमक्खी का कार्य क्या होता है, तो देखिए जो नर मधुमक्खी होती है उसका एकमात्र कार्य होता है, जो कुंवारी मधुमक्खी रानी होती है ना, कुंवारी मधुमक्खी रानी होती है, इसको आपको याद रखना है, इन शब्दों को आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो देखिए कुंवारी मधुमक्खी, जो कुंवारी मधुमक्खी रानी होती है ना, एक मिनट, जो कुंवारी मधुमक्खी रानियां होती हैं
उनको निषेचित करने का कार्य होता है किसका? नर मधुमक्खी का होता है, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं। सिर्फ इसका काम करना होता है क्या? जनन करना होता है। इसके अलावा ये बिल्कुल फालतू होता है, इसका और कोई कार्य नहीं होता है। ना तो इसके पास में देखिए डंक होता है, ना ही ये क्या करता है अपने छत्ते की रक्षा कर सकता है, ये कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ इसका एकमात्र कार्य होता है, जो कुंवारी मधुमक्खियां रानियां होती हैं उनको क्या करता है? निषेचित करने का कार्य करता है। इतना यहां से पॉइंट याद रखिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? देखिए पेडागोजी का प्रश्न है। पेडागोजी के आपके एग्जाम में 50% प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पेडागोजी को भी आपको साथ में लेकर चलना है। और देखिए मैंने पेडागोजी के कुछ देखिए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल पूर्णतः पेडागोजी के लिए हैं, तो आप जाकर चैनल से पर जाएं और पेडागोजी के वहाँ पर आप बिल्कुल ईवीएस के प्रश्न देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी पेडागोजी से संबंधित हो या फिर सीडीपी के हों या फिर ईबीएस पेडागोजी के हो। तो बिल्कुल आप जाइए चैनल पर, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए जो कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? तो नहीं को आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिए गए हैं याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार या फिर सहभागिता। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, ऑप्शन पहले के साथ में सही आंसर चला जाएगा कि याद करना यहां पर आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। अब देखिए जो आकलन होता है वो क्या होता है, जैसे ही हमने कोई चीज पढ़ी और उसका क्या है साथ में आकलन करते चले जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं कि हमने अभी क्या सीखा है और क्या सीखना बाकी रह गया है, जो हमें सीखना था वो क्या हम सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं स्वयं का आकलन करना, और जब यही आकलन एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है तो इसको बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। ठीक है, देखिए सीखने के लिए आकलन होता है जब हम क्या करते हैं कि कोई चीज करते जाते हैं। सीखने का जो आकलन होता है वो किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा किया जाता है। चलिए तो देखिए यहां पर जो याद करना है वो क्या है? आकलन का यहां पर संकेत नहीं है। ठीक है, चलिए याद करना कोई भी टीचर देखिए क्या है रटवाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि रटवाना क्या है पढ़ने के क्या है सीखने अधगम के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक और आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि जो कुजम्मा है किस भाषा में पिता के छोटे भाई की पत्नी, जो देखिए मान लीजिए आपके पिताजी हैं, उनके जो छोटे भाई हैं वो आपके चाचा श्री लगेंगे, और जो चाचा है उनकी पत्नी क्या होगी? चाची लगेंगी। तो कह रहा है कि कुजम्मा शब्द किस भाषा का शब्द है जिसमें देखिए चाची को क्या बोला जाता है? कुजम्मा बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि तेलुगु भाषा का शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है, मलयालम का है या फिर कन्नड़ भाषा का शब्द है। तो देखिए यहां पर सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। यहां पर जो मलयालम भाषा में है, मलयालम भाषा में चाची को क्या बोला जाता है? कुजम्मा बोला जाता है। यहां पर ऑप्शन तीसरे के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि घास काटने के लिए गायों के दांत क्या होते हैं? आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन पीछे के दांत क्या होते हैं बताना है आपको। जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें आपको फिल करना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। कह रहा है कि बहुत लंबे होते हैं, दूसरा कह रहा है कि घास चमाने के लिए बड़े और चपटे होते हैं, नुकीले होते हैं, या फिर नुकीले और घुमावदार होते हैं। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कि देखिए जो गाय होती है उसके आगे के दांत तो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो घास होती है उनको पकड़कर आराम से काट सकें। लेकिन जो पीछे के दांत होते हैं वो क्या होते हैं? घास चबाने के लिए होते हैं, जिनको चबानक भी बोलते हैं, मोलर या प्री मोलर भी बोल सकते हैं हम इंग्लिश में, मोलर या प्री मोलर भी बोल सकते हैं, जो क्या होते हैं? घास के चबाने के लिए होते हैं और चपटे दांत होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि WHO के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
या फिर जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, कह रहा है कि WHO के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए, 40 से 60 सेकंड तक धोने चाहिए, या फिर 20 से 30 सेकंड तक धोने चाहिए, 2 मिनट तक धोने चाहिए, या फिर 5 मिनट तक धोने चाहिए। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा दूसरे के साथ में चला जाएगा, 20 से 30 सेकंड तक क्या है अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। अब देखिए जो WHO है उससे भी आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि WHO का मुख्यालय कहां पर है। जो देखिए यूपी टेट है, हरियाणा टेट जो भी भाई बहन दे रहे हैं, या फिर देखिए CGTET जो भी दे रहे हैं, रीट एग्जाम दे रहे हैं, सुपर टेट देंगे, वहां पर देखिए WHO से जनरल अवेयरनेस के देखिए पेट एग्जाम देते हैं कोई, तो उसमें WHO का देखिए मुख्यालय पूछ लिया जाता है। पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए स्थापना की बात करते हैं तो 7 अप्रैल को इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। यदि आपसे पूछता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आपको जेनेवा को याद रखना है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको चाहते हैं यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो आपको चीजें एग्जाम तक याद बनी रहेंगी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। यहां पर कह रहा है कि ऐसा एक कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से छोटा है, बाकी सब यहां पर पृथ्वी से बड़े हैं। तो देखिए वरुण पृथ्वी से बड़ा ग्रह है। बृहस्पति की बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह के रूप में हम इसको जानते हैं, इसीलिए इसको लघु सौर तंत्र के रूप में भी जानते हैं। देखिए सबसे ज्यादा बड़ा होने के कारण और सबसे ज्यादा इसके उपग्रह होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, लघु सौर तंत्र के नाम से जानते हैं। बुध ग्रह की बात करते हैं तो देखिए बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शनि भी क्या है, सूर्य से पृथ्वी से बड़ा ग्रह है। तो देखिए बुध की बात करते हैं तो देखिए बुध, पहले एक एक को यहां पर समझेंगे। हमारा राइट आंसर तो यहां पर निकल कर आ गया कि जो पृथ्वी से छोटा ग्रह है और जो सबसे छोटा ग्रह है 8 ग्रहों में जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। वरुण की बात करते हैं तो वरुण की बात करते हैं तो देखिए चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। चौथा सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, वरुण है। और देखिए यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा परिक्रमा एक वर्ष में, मतलब सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, तो देखिए 164 वर्ष लगते हैं आपके वरुण ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में। तो 164 वर्ष लगते हैं, इसको आपको याद रखना है। देखिए पृथ्वी की बात करते हैं तो देखिए 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। बृहस्पति की बात करते हैं तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। और देखिए इसकी एक बात और आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे ज्यादा उपग्रह होने के कारण इसको लघु सौर तंत्र बोलते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना है कि लघु सौर तंत्र किस ग्रह को बोला जाता है, तो बृहस्पति को बोला जाता है। और जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड को आपको याद रखना है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की बात करते हैं, देखिए तो शनि की बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसमें देखिए पूछा जाता है कि घना वायुमंडल किस ग्रह में आपको देखने को मिलेगा, तो शनि ग्रह में देखने को मिलेगा। और आपको इसके उपग्रह को याद रखना है टाइटन को, जिसमें देखिए कच्चा तेल पाए जाने की संभावना भी प्राप्त होती है। किस उपग्रह में, तो टाइटन को आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक और आपको पेडागोजी से संबंधित प्रश्न यहां पर देखने को मिलेगा। पेडागोजी आपसे 50% पूछी जाएगी। देखिए 15 नंबर के प्रश्न आपको पेडागोजी से देखने को मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। तो यह जो स्व आकलन है वो क्या है, सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, CEC है, या फिर सीखने के समान आकलन। तो यहां पर चौथा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो CEC है जिसको सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं, सतत और व्यापक
मूल्यांकन बोलते हैं। जो देखिए सभी पक्षों का मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। और जो सतत मूल्यांकन होता है वो क्या है, सीखने सिखाने के साथ में जो चलता रहता है। जैसे मान लीजिए टीचर के द्वारा एक चैप्टर पढ़ाया गया और उसका तुरंत क्या है, बच्चों का आकलन कर लिया, तुरंत उनका क्या है, मूल्यांकन कर लिया, उनसे तुरंत प्रश्न पूछ लिए, क्या आपको समझ में आया है, क्या उसके देखिए जो चैप्टर है। तो देखिए सीखने के साथ में जो चलता रहता है वो कौन सा कहलाता है, सतत आकलन कहलाता है। अब सीखने के लिए जो आकलन है वो कहलाता है विद्यालय आधारित आकलन। यदि आपसे पूछता है कि विद्यालय आधारित आकलन कौन सा कहलाता है, तो सीखने के लिए आकलन कहलाता है। मान लीजिए आप यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपने बावर्ची को देखा है, वो क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए नूडल्स बना रहा है या सब्जी बना रहा है, देखिए जो भोजनालय का जो बावर्ची होता है वो क्या करता है कि बनाता जाता है और क्या करेगा, थोड़ा सा एक कटोरी में रखकर उसको चखेगा, ठीक है, और उसका स्वाद टेस्ट करेगा कि सही है या नहीं है। तो यदि उसका स्वाद सही नहीं होगा तो उसमें फिर संशोधन करेगा, यदि नमक कम है तो नमक डालेगा, या फिर जो भी कम होगा, मसाला कम होगा तो मसाला डालेगा। तो देखिए जो सीखने के लिए आकलन है वो क्या कर रहा है, बावर्ची कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए जो साथ में चलता रहता है, हमने थोड़ा सा पढ़ा और उसका क्या कर लिया, उसको क्या है, उसका आकलन कर लिया। तो सीखने के लिए जो आकलन है इसको विद्यालय आधारित आकलन भी बोलते हैं। अब देखिए जो हमने पढ़ा हुआ है उसका आकलन करना क्या कहलाता है, सीखने का आकलन कहलाता है। जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने एक हफ्ते में सीखा है, एक दिन में सीखा है, जो भी सीखा है उसका आकलन करना कहलाता है सीखने का आकलन। मान लीजिए कि कोई एक शिक्षक है, वो शैक्षिक भ्रमण के लिए आपको लेकर गई है, ठीक है, लेकिन जब वो वहां से आती है तो उस विषय पर चर्चा करती है कि आपने वहां पर क्या देखा है, तो यही कहलाता है क्या, सीखने का आकलन। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कह रहा है कि बाल शास्त्री जंभेकर को बोला जाता है, या फिर बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है, गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता है, या फिर चित्तरंजन दास को बोला जाता है। तो देखिए जो देश बंधु के नाम से प्रचलित है, किसका उपनाम है आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास को बोला जाता है। तो चौथे के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। देखिए यदि आपसे पूछता है कि लोकमान्य किसको बोला जाता है, तो देखिए लोकमान्य उपनाम किसका है, लोकमान्य किसका उपनाम है, तो बाल गंगाधर तिलक को देखिए लोकमान्य बोला जाता है। अब देखिए पूछ सकता है कि लोकमान्य इनको नाम कब मिला है, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में जब होम रूल लीग चलाया गया था, तो उसी आंदोलन के दौरान इनको क्या है, काफी प्रसिद्धि मिली थी, जिसके कारण इनको क्या है, लोकमान्य तिलक की क्या है, उपाधि दे गई थी। तो देखिए जो दे दी गई थी, तो 1916 में जब देखिए होम रूल लीग चलाया गया था, उसके दौरान लोकमान्य की उपाधि इनको मिली थी। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है। कह रहा है कि मंगला में, भाग्यम में, कामेश्वरी, या फिर बागवाला। तो यहां पर ऑप्शन पहले के साथ में सही आंसर चला जाएगा। जो मंगला है, थार में आपको जो बाड़मेर है वहां पर देखने को मिलेगा, और देखिए कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है। तो यहां पर सही ऑप्शन पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीटेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद रखना है। कह रहा है कि जो भील जनजाति है वो भारत के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, या फिर पश्चिमी भाग में। तो देखिए जो भील जनजाति है, यदि आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा किस आप प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे के साथ में चला जाएगा। दक्षिणी भाग में भील जनजाति आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी, जो महाराष्ट्र है। देखिए इसके अलावा देखिए राजस्थान में भी भील जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछता है कि भील जनजाति किस राज्य में देखने को मिलेगी, तो मध्य प्रदेश को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन प्रदेशों में तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में यहाँ पर आपको जो भील जनजाति है वो सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। देखिए आपसे यदि पूछता है कि थारू जनजाति किस भारत के किस भाग में निवास करती है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का जो तराई भाग है,
जो उत्तर प्रदेश का तराई भाग है वहां पर आपको सर्वाधिक थारू जनजाति निवास करते हुए मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो चावल है या फिर धान की जो फसल है उसमें ब्लास्ट रोग किसके कारण होता है। कह रहा है कि जीवाणु के कारण होता है, कृमि के कारण होता है, या फिर कवक के कारण होता है, या फिर विषाणु के कारण होता है। तो देखिए जो धान का जो ब्लास्ट रोग है वो होता है कवक के कारण होता है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि कपड़े धोने का सोडा पानी को क्या कर देता है, कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, मृदु बनाता है, या फिर गंधहीन बनाता है। तो देखिए पहले हम समझते हैं यहां पर जो कपड़े का सोडा होता है उसको क्या बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं, या फिर जिसको सोडियम Na2CO3 बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है Na2CO3, जिसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से बोलते हैं, जिसको देखिए वॉशिंग सोडे के नाम से भी जानते हैं हम इसको। और देखिए जो इसका कार्य है वो क्या होता है, कार्य आपको याद रखना है, इसका एक उपयोग है कि जो क्या करता है, जल की कठोरता को दूर करता है। तो देखिए जब जल की कठोरता को दूर कर देगा तो जल कैसा हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, जिसको हम मीठा जल बोलते हैं। तो यहां पर तीसरे ऑप्शन के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा। देखिए जो धावन सोडा होता है उसका कार्य क्या होता है, कपड़े धोने का भी होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्या करता है, जल की कठोरता को दूर करता है। इसको आपको याद रखना है, इसलिए जो इसका कार्य है वो क्या है, मृदु जल बनाना है। तो यहां पर ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए एक सोडा और याद रखना है आपको, खाने का सोडा, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसका सूत्र होता है। और देखिए जिसको क्या बोलते हैं, मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका एक और, देखिए पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। देखिए कुछ यहां पर कथन दिए गए हैं, उन कथन को देखकर आपको बताना है, फिर यहां पर राइट आंसर लगाना है। तो सबसे पहले यहां पर हम प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद कथन देखेंगे और फिर इसके बाद में यहां पर राइट आंसर लगाएंगे। तो देखिए जो प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन की ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिए गए हैं कि बच्चों की भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, बच्चों की जो पॉजिटिविटी है। देखिए यदि बच्चे भाग नहीं लेंगे तो फिर उसका पर्यावरण अध्ययन का मतलब ही नहीं होगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा अच्छे तरीके से कोई भी चीज। तो देखिए बच्चों की सक्रिय भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है। तो ए ऑप्शन तो यहां पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। भाई तुलना क्यों करना है हमें कि बच्चे होशियार हैं या शिक्षक होशियार हैं, क्या है, तो यहां पर जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरा कथन है वो कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर सिखाना। अब देखिए जो NCF है 2005, जो NCF है उसके द्वारा कहा गया है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसको क्या है, कक्षा के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। जो विद्यालय है, विद्यालय के बाहरी जीवन से, यदि आप कुत्ते के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको कुत्ता दिखाया भी जाए, कुत्ता के बारे में बताया भी जाए कि कुत्ता किस प्रकार का होता है। शेर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको शैक्षिक भ्रमण पर लेकर जाएं और उसको क्या है जो कक्षा में पढ़ाया है उससे रिलेट करके बताएं कि भाई जो हमने शेर पढ़ाया था वो शेर है। तो देखिए कक्षा को क्या है, बाहरी जीवन, कक्षा की 4 दीवारी के बाहर सिखाना, ठीक है। उसको क्या है, पेड़ पौधों के बारे में बताना, उसको सिखाना, ये सभी उसको क्या करना चाहिए। तो यहां पर जो सी कथन है वो भी हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला है डी, कह रहा है कि बच्चों के अस्थायी ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो देखिए जो बच्चों का ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो जिस ऑप्शन में A, C और D होंगे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो A, C, D देखिए तीसरे के साथ में है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था देखिए पेडागोजी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए सभी प्रश्न यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख पाए हैं और यदि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इस प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए मोस्टली ये प्रैक्टिस सेट सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया था, सीटेट को ध्यान में रखकर बनाया गया था और सीटेट के
जो सिलेबस है उसी पर आधारित सभी प्रश्न रखे हुए थे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से आकर जुड़ जाइएगा, सीटेट एग्जाम आपका क्लियर जरूर होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे थे हमने। चलिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप चैनल से देखिए इस वीडियो से रिलेटेड यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन वे, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए आपको डेली का जो पीडीएफ है जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।